फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो आपको आगामी एग्जाम्स बिहार स्टेट लेवल का और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा ये एसएससी रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसका रिवीजन जो है वो सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी तक 135 सेट तक चल चुका है, ये 135वां नंबर सेट है। फिर भी इसका अगर पीडीएफ आपको लेना है विदाउट सॉल्यूशन के और सॉल्यूशन के हुआ तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 135 नंबर सेट है और इसमें आपको सिर्फ इस सेट के लिए 25 क्वेश्चन ही आपको मिल पाएगा और उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। फिर आगे आने वाला सेट प्रैक्टिस में जो रेगुलर ये सेट प्रैक्टिस जो चलता है उसमें आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेगा। इसके पहले 25 और 75 का आपको सेट प्रैक्टिस मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 135वां सेट के लिए, सिर्फ आज के सेट के लिए आपको 25 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन भी आपको आगामी एग्जाम्स के लिहाज से काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होगा और काफी लाजवाब क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलने वाला है। तो ये 25 क्वेश्चन को आप दिल थाम कर सुनेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी लेना मत भूलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम पहले बता दिए, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से जुड़कर आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, चाहे तो हम 25 क्वेश्चन का कलेक्शन दे या 50 क्वेश्चन का, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है। देखने का प्रयास करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे आगामी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। और अगर ऐसा लगता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है ये क्वेश्चन तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए खूब मेहनत से खूब सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपके लिए तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कितना पूंजी पर्याप्तता अनुदान बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है? पूंजी पर्याप्तता अनुदान बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है किसको? आरबीआई के वाणिज्यिक बैंकों को। तो आरबीआई के अंतर्गत जो वाणिज्यिक बैंक आते हैं उसको 9% अपने पास पूंजी पर्याप्तता अनुदान बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ध्यान देंगे इसी के तहत क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आरबीआई के मानदंड के अनुसार भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कितना पूंजी पर्याप्तता अनुदान बनाए रखने की आवश्यकता पड़ता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 12% और वाणिज्यिक बैंकों के लिए 9%। दोनों बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, कथन के बारे में चर्चा करते हैं, केंद्रीय बजट के बारे में। तो क्या पहला कथन है, इसे अंतरिम बजट के नाम से भी जाना जाता है, गलत बात है। यह भारतीय केंद्रीय बजट के संबंध में गलत कहा गया है कि इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अब जरा यह समझिएगा कि अंतरिम बजट क्या होता है। तो अंतरिम बजट का मतलब होता है आपातकालीन बजट। क्लियर? मतलब ऐसा बजट जो सरकार के द्वारा ही तैयार किया जाता है और संसद में पेश किया जाता है। लेकिन यह तब ऐसा किया जाता है जब कम समय हो, यानी आगामी समय में चुनाव आने वाला बहुत जल्दी ही है, नजदीक में आम चुनाव होने वाला है। तो उसके पहले पूर्ण बजट जो है वो पूर्ण बजट तैयार नहीं किया गया है। तो ऐसे स्थिति में आकस्मिक बजट जो होगा उसे आंतरिक बजट का दर्जा दिया गया। तो आंतरिक बजट ही तैयार करके और संसद में पेश किया जाता है। क्लियर है? तो कम समय बचा हुआ है, आगामी आम चुनाव आने वाला है, तो ऐसे समय में आंतरिक बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में। अब ध्यान दीजिएगा, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में, क्योंकि आम चुनाव होने वाला था, समय बहुत कम था, बजट पेश नहीं हो पाया था, जिसके कारण से अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? अब जरा इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला स्वतंत्र बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बजट शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 112 में किया गया है। और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट की संज्ञा दिया गया है आम बोलचाल की भाषा में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का क्या अर्थ होता है? तो मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का मतलब प्रशासनिक विभाग हुआ करता था। तीर्थ की चर्चा कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। और इस अर्थशास्त्र में कुल 18 प्रकार के तीर्थों की व्यवस्था किया गया, जो एक प्रशासनिक विभाग हुआ करता था। कह सकते हैं कि 18 प्रशासनिक विभाग होता था अर्थशास्त्र के अनुसार, जिसे तीर्थ कहा जाता था। इसे ही महामात्र की भी संज्ञा दिया गया है। उन 18 तीर्थों में आप ध्यान रखेंगे सभी प्रकार का, और कौन कौन सा इसमें प्रशासनिक विभाग इसके अंतर्गत आता था ये भी ध्यान रखेंगे, और उससे संबंधित पदाधिकारी भी ध्यान रखेंगे।
मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, गौवारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशासता, प्रदेष्टि, पौर, व्यावहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतपाल। ये सभी 18 प्रकार के तीर्थों की व्यवस्था चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है। अब बारी बारी से समझेंगे। मंत्री जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित जो होता था वो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र होता था, गौवारिक राजकीय द्वार का रक्षक होता था, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, समाहर्ता आय का संग्रह करता। खूब बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मौर्य शासन से संबंधित तीर्थ समाहर्ता किस प्रकार का विभाग था, या समाहर्ता पदाधिकारी जो था वो किस प्रकार का। ये कभी कभी उल्टा भी पूछ देता कि आय का संग्रह करता मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में कौन सा तीर्थ करता था, तो समाहर्ता जो आय का संग्रह करता होता था, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था, प्रदेष्टि कमिश्नर होता था, पौर नगर का कोतवाल होता था, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषद जो होता था वो अध्यक्ष का पद होता था, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक होता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रवास के बारे में गलत है। अब प्रवास किसको कहेंगे जरा इसको पहले समझिएगा, उसके बाद समझेंगे कि भारत में प्रवास के बारे में गलत कथन। ठीक है, प्रवास समझिए। लंबे समय से एक निवास स्थान पर कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई जीव जंतु रह रहा है, अब वो अपने स्थान को परिवर्तन करके दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो इसे ही कहा जाता है प्रवास। क्लियर। अब मानव जाति प्रवास कर रहा है तो मानव प्रवास कहेंगे, जंतु प्रवास कर रहा है तो जंतु प्रवास कहेंगे, पक्षी प्रवास कर रहा है तो पक्षी प्रवास कहेंगे। क्लियर। यह एक वैश्विक घटना है, न कि केवल भारत में है, पूरे विश्व में ये प्रवास की घटना घटती है, जो न केवल आर्थिक कारक इसके लिए उत्तरदायी होता है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के कारण उत्पन्न सभी कारक जो होते हैं वो प्रवास के कारण बनते हैं। क्लियर। किसी व्यक्ति के प्रवास के लिए जो है ना वो पुश और पुल ये दोनों कारक जो है एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन भारतीय प्रवास के मामला में पुल और पुश का प्रयोग नहीं होता है। अब ये पुश कारक कौन कौन से होते हैं प्रवास के दौरान, जो पुश कारक का उपयोग, तो पुश मूल रूप से मूल स्थान का कम आकर्षण बनाते हैं। पुश कारक जो होते हैं वो मूल स्थान को कम कारक बनाते हैं, जो मूल स्थान जहां पर मूल रूप से व्यक्ति रहता है या जंतु रहता है या पक्षी, उसको मूल स्थान कहते हैं, जहां पर वो जन्म से रह रहा है। क्लियर। तो उसको पुश कारक जो है वो बहुत ही कम आकर्षक बनाता है और बेरोजगारी, गरीबी, हिंसा, राजनीतिक संघर्ष आदि के कारण व्यक्ति को प्रवास करने के लिए मजबूर करता है, ये पुश कारक। क्लियर। जबकि पुल कारक जो होते हैं ये गंतव्य स्थान, गंतव्य मतलब जहां चेंज करके दूसरे स्थान पर जाया गया है, तो गंतव्य स्थान को अधिक आकर्षक बनाते हैं, जैसे कि बेहतर जीवन स्तर, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास, नियमित कार्य और उच्च वेतन, ये सभी पुल कारक होते हैं। क्लियर। अब भारत में जो प्रवास के कारक है वो प्रवास ग्रामीण से शहर की ओर होता है, कभी कभी शहर से ग्रामीण की ओर भी भारत में होता है, और भी कारक है जैसे प्रवास सामाजिक कारकों पर निर्भर कभी भी भारत में नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग बौद्धिक क्षमता को नियंत्रित करता है। ललाट, सबसे आगे का खंड ललाट खंड होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का 4 खंड में बटा हुआ होता है, ललाट खंड, पार्श्विका खंड, शेख खंड और पश्च कपाल खंड। ललाट खंड जो होता है वो सबसे आगे का खंड होता है मानव मस्तिष्क का, और यह सबसे बुद्धिमान केंद्र होता है। यह बौद्धिक गतिविधि जैसे कि व्यवस्थित करने की क्षमता करना हो, व्यक्तित्व की क्षमता उभारना हो, व्यवहार करना हो या भावनात्मक नियंत्रण को स्थापित करने की गतिविधि को नियंत्रित करता है, वो ललाट खंड करता है। दूसरा खंड होता है हमारे मस्तिष्क का, वो होता है पार्श्विका खंड। यह स्तनधारियों के मस्तिष्क में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 4 प्रमुख लोबों में से यानी 4 खंडों में से एक खंड है। पार्श्विका लोब टेम्पोरल लोब के ऊपर और फ्रंटल लोब और सेंट्रल सकल्स के नीचे स्थित होता है। यह स्पर्श, दाब, दर्द, गर्मी, सर्दी इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए पार्श्विका खंड उत्तरदायी होता है। क्लियर। शेख खंड तीसरा खंड होता है मानव मस्तिष्क का। यह मानव मस्तिष्क के निचले हिस्से में खोपड़ी के भीतर कान के स्तर के निकट स्थित होता है। यह श्रवण, भाषा की पहचान, बोलना और समझना, लेखन की क्रिया करना, स्मृति अधिग्रहण को नियंत्रित करना, यह शेख खंड का काम होता है मानव मस्तिष्क। क्लियर। चौथा और सबसे छोटा खंड और सबसे पीछे का खंड जो होता है वो पश्च कपाल खंड मस्तिष्क का होता है। ध्यान दीजिएगा, यह खंड दृष्टि के पहलू से संबंधित होता है। कहने का मतलब अगर किसी
का चेहरा पहचानना हो तो यही पश्च कपालखंड उत्तरदायी होता है। वस्तु पहचानने के लिए भी यही उत्तरदायी होता है। रंग निर्धारित करने के लिए भी यही पश्च कपालखंड उत्तरदायी होता है मस्तिष्क के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण हुआ। नए लोगो, LOGO, नए लोगों का अनावरण किया गया। एनएमडीसी, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ये जो है वो केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में एनएमडीसी के नए लोगो, ध्यान रखेंगे, नए लोगो जिसे LOGO लोगो कहा जाता है, टैग लाइन जिसे कहा जाता है, नए लोगो जारी किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा नई दिल्ली में। अब देखेंगे एनएमडीसी क्या है, तो यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है वो भारत सरकार का एक राज्य नियंत्रित खनिज उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नवरत्न नहीं था। अब ये ध्यान रखना है आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में कौन शामिल थे। अगर कौन याद रहेगा तो नहीं वाला अपने आप छप जाएगा। क्लियर। ध्यान रखेंगे, 3 ऑप्शन दिया, भरूची, बरामीन और फाहियान। तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, भले था चीनी यात्री था फाहियान 399 ईस्वी में, लेकिन यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नवरत्न नहीं था। ध्यान देंगे, भारतीय इतिहास में 2 ऐसे शासक थे जिसके दरबार में नवरत्न थे। पहला थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त वंशीय शासक थे। इनका शासनकाल 380 से लेकर 415 ईस्वी तक था और इनके दरबार के नवरत्न में शामिल होते हैं वो है, ध्यान दीजिएगा, कालिदास, बराहमिहिर, धनवंतरी, छनपट, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और भररुचि। क्लियर। अब अलग अलग इनका काम भी कभी कभी पूछ देता है कि कालिदास कौन थे, तो कालिदास कवि एवं लेखक, महान लेखक थे कालिदास। बराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में से शामिल थे। तो बराहमिहिर जो थे वो एक खगोलविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहद जातक नामक पुस्तक की रचना भी की। धनवंतरी जो एक चिकित्सक थे, छनपट जो एक ज्योतिषी थे, अमर सिंह कवि और संस्कृत कोशकार जिन्होंने अमर कोश को 3 भागों में संस्कृत कोश की शब्दावली त्रिकंद लिखा था। शंकु जो एक वास्तुकार थे, बेताल भट्ट जो थे वो एक जादूगर थे, घटकरपर कवि थे और लेखक थे, भरूची व्याकरणविद और संस्कृत विद्वान जिन्होंने प्रकृति का व्याकरण नामक पुस्तक की रचना किए थे भरूची। क्लियर। तो कालिदास, बराहमिहिर, धनवंतरी, छनपट, अमर सिंह, शंकु, बेताल, घटकरपर और भररुचि, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। जबकि दूसरे शासक जो भारतीय इतिहास में हुए वो अकबर हुए, मुगलकालीन शासक, इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे और वो बीरबल, अबुल फजल, तोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला रुपयाजा और हकीम हुकाम के रूप में थे। क्लियर। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन में मूसी, भीमा, पूर्णा या कोयना। तो इनमें दिए गए ऑप्शन में पूर्णा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह गोदावरी की सहायक नदी है और यह गोदावरी में बाएं किनारे से आकर मिलने वाली सहायक नदी है। पूर्णा नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पहाड़ियों की अजंता श्रेणी से होती है। यह परभनी जिले में पूर्णा शहर के दक्षिण में गोदावरी नदी से आकर मिल जाती है। पूर्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो दुधना नदी है। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है, जिसकी लंबाई प्राय इसकी कुल लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है और यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाटी पर्वतमाला है, लेकिन इसका मुहाना जो है वो पूर्वी घाटी पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी में है। कृष्णा नदी के बाएं किनारे से आकर मिलने वाली जो नदी है वो भीमा नदी है, डिंडी नदी है, पेलूरू नदी है और मूसी नदी है। जबकि दाएं किनारे से आकर कृष्णा में मिलने वाली नदी कोयना नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, बेन्ना, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा नदी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद में, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसका गठन 1961 ईस्वी में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था सन 1962 ईस्वी में, ये भी बात सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। राष्ट्रीय एकता परिषद जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 ईस्वी में हुई, 1961 ईस्वी में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर। क्लियर।
राष्ट्रीय एकता परिषद की बात करें तो भारत में वरिष्ठ राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का एक यह समूह है जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों को खोजने का प्रयत्न करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य में मंडल मंत्री, उद्यमी, विख्यात हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन है? तो क्वाट्रो प्रो जो है वो एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। क्लियर? क्वाट्रो प्रो जो है वो एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा क्वाट्रो प्रो के अलावा भी लोटस 123, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्वाट्रो प्रो ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कहाँ होता है? तो इसे गणितीय गणना करने में, सांख्यिकीय डाटा के विश्लेषण में, बजट बनाने तथा अकाउंटिंग वर्कशीट के निर्माण में, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने में, पे रोल तैयार करने में, सामानों का रिकॉर्ड रखने आदि कार्यों में किया जाता है। डीटीपी की बात करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डीटीपी, इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर और कोरल वेंचर को रखा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो इसके अंतर्गत डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है। इसके अंतर्गत डीबेस, फॉक्स प्रो, एक्सेस, इनग्रेस, ऑरेकल और इंटीग्रा आता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, लाइबर ऑफिस, गूगल डॉक्स, लोटस वर्ड प्रो, एप्पल वर्क्स आदि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ग्रीन बॉन्ड के बारे में, अब ये ग्रीन बॉन्ड पहले क्या है इसको समझेंगे तभी उसके बारे में सत्य कथन की पहचान कर पाएंगे। ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति करने का एक साधन होता है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, अस्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित बॉन्ड होता है। अब यह ग्रीन बॉन्ड जो होता है वो पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में, पारंपरिक बॉन्ड जो होते हैं उसके द्वारा निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान किया जाता है पारंपरिक बॉन्ड में, ग्रीन बॉन्ड के अलावे। क्लियर? वर्ष 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक तथा विश्व बैंक जैसे कुछ बैंकों द्वारा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया था। यानी ग्रीन बॉन्ड को सबसे पहली बार विश्व स्तरीय तौर पर 2007 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2013 में कॉर्पोरेट्स द्वारा इन्हें भी जारी किया गया, जिस कारण इसका समग्र विकास हुआ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी जो है, इसके द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करने एवं उन्हें सूचीबद्ध करने हेतु पारदर्शी मानदंडों को लागू किया गया है। क्लियर है? तो आपका ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में गलत कथन का पहचान आप जरा देखेंगे। ग्रीन बॉन्ड निवेश केवल जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए, बिल्कुल सही है। ग्रीन बॉन्ड पहली बार यूरोपीय निवेश कोष द्वारा 2007 में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। ग्रीन बॉन्ड लघु तिथि परिपक्वताओं में निश्चित ब्याज ऋण होता है, ये कथन ग्रीन बॉन्ड के बारे में गलत कथन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अचूकता का फरमान जारी किया था? तो अकबर, मुगल कालीन शासक अकबर के द्वारा अचूकता का फरमान जारी किया गया था। ये अचूकता का फरमान क्या था, जरा इसको समझिएगा। यह राजनीतिक मामले में मुस्लिम उलेमाओं के हस्तक्षेप को नापसंद करता था। कौन? अकबर। इसलिए 1579 ईस्वी में उसने अचूकता का फरमान जारी करके स्वयं धार्मिक शक्तियों का दावा किया। इसके तहत यानी अचूकता का फरमान के तहत इन्होंने इस्लामी कानून के अनुसार यदि न्यायविदों के बीच मतभेद था तो मुस्लिम समुदाय के पास किसी एक दृष्टिकोण को चुनने का अधिकार भी था। उसकी पसंद निर्णायक मानी जाती थी। साथ ही उसने एक संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जिसके तर्क पवित्र कुरान और पैगंबर की परंपराओं के उद्धरणों को द्वारा समर्थित था। इस दस्तावेज को एक निहितार्थ के साथ ही इसने अकबर को आध्यात्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों में असीमित शक्तियां प्रदान की, जिस कारण से इस अचूकता के फरमान को महाजननामा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? वो पारित किया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, झारखंड विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। ऐसा ही कुछ नियम कानून जो है वो बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा का उम्मीद जो है कंपटीशन से लगा हुआ होता है, प्रतियोगिता परीक्षा से लगा हुआ होता है। तो आशा करते हैं कि इस तरीका का कुछ परियोजनाएं जो है वो बिहार के विधानसभा में भी पारित हुआ और कानून बनाया जाए,
ध्यान दीजिएगा, झारखंड विधानसभा ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम और निवारण हेतु विधेयक को 2023 में पारित कर दिया गया। प्रतियोगी परीक्षा के दौरान नकल करते या किसी अनुसूचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए किसी अभ्यर्थी को 3 साल की कैद दिया गया है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। बिल में प्रस्ताव है कि जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई जाएगी या होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जेल का उदाहरण है? ऑप्शन है पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम और छार क्रीम। तो पनीर जो है वह एक जेल का उदाहरण है। अब ये जेल क्या है जरा समझिएगा। जेल, जब कोई द्रव्य किसी ठोस में परिक्षेपित का मतलब होता है मिलाना, परिक्षेपित का मतलब मिलाना। तो परिक्षेपित होकर कोलाइडिक विलयन बनता है, लेकिन इसमें परिवहन या प्रवाहता फ्लो जो होता है वो नहीं हो पाता है। कहने का मतलब जब कोई द्रव्य में ठोस को परिक्षेपित यानी मिलाया जाता है तो कोलाइडिक विलयन तो बन जाता है, लेकिन उसमें फ्लो नहीं होता है, अर्थात तो ठोस के रूप में वह फैला रहता है, उसमें फ्लो नहीं होता है, तैरता नहीं है। जैसे जेली, जिलेटिन, पनीर, मक्खन को देखते होंगे, कभी ये तैरता नहीं है, ये ठोस के रूप में जमा हुआ रहता है। क्लियर। अब देखेंगे इसमें कोलाइडिक विलयन क्या है। यह विसमांगी पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थों का एक रूप होता है जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। इसके कण को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इसके कणों में परिक्षेपित कण से परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई जाती है। इतना पतला यह होता है। जैसे दूध, गोंद, रक्त, स्याही, जो द्रव्य में ये मिले हुए होते हैं उससे अलग हो जाने की प्रवृत्ति इन लोगों में कम होती है, इसे कोलाइडिक विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत होते हैं? तो यंग फॉल्ड पर्वत के उदाहरण होते हैं, यानी नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत के उदाहरण होते हैं आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप की प्रमुख पर्वत है, जो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन बलित पर्वत के रूप में देखेंगे, पर्वत दो प्रकार का होता है, एक नवीन बलित पर्वत, एक प्राचीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत जिसका निर्माण हाल ही में तृतीयक युग में हुआ है, इसका निर्माण तृतीयक युग में हुआ है, इसे नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी ऊंची चोटियां जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को शामिल किया जाता है। जबकि एक होता है प्राचीन बलित पर्वत के उदाहरण, इसके अंतर्गत सभी जो पुराने बहुत प्राचीन जो अब लगभग ब्लॉक पर्वत का रूप ले लिया है उसे शामिल किया जाता है प्राचीन बलित पर्वत। इसके अंतर्गत विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये सभी पर्वत को शामिल किया जाता है प्राचीन बलित पर्वत के अंतर्गत। क्लियर। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट ब्लॉक है जो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का काम ही होता है दूध को पचाने वाला एंजाइम, इसे कहा जाता है। यह एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस के रूप में स्रावित होता है। इसका स्रावन जन्म से लेकर 8 वर्ष तक होता है, जिसका मुख्य कार्य दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजीन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकाइसिनेट में बदलकर दूध का पाचन करना होता है। ध्यान रखेंगे, रेनिन के अलावा लैक्टेस एंजाइम भी होता है, वो भी दूध के पाचन के लिए मदद साबित करता है। दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है और यह अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथि के जठर रस के रूप में ही स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टोन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करना होता है। रेजिन की बात करें तो यह गोंद जैसी हाइड्रोकार्बनिक द्रव्य होता है जो पेड़ की छाल और लकड़ी से निकलता है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन यानी वार्निश, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने के लिए किया जाता है। सिट्रेट की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सालोसेरेट के संघनन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में साइट्रेट का उत्पादन इसी के द्वारा होता है, जो साइट्रेट सिंथेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा उद्देश्य था जिसके साथ सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन ने 1893 ईस्वी में भारतीय संसद समिति की स्थापना की थी? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के आंदोलन करना, इसी उद्देश्य के कारण सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन ने 1893 ईस्वी में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की थी। हालांकि ध्यान रखेंगे, यह भारतीय संसदीय समिति का गठन जो है वो दादा भाई नौरोजी, सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन के साथ साथ दादा भाई नौरोजी एवं अन्य भारतीय सहानुभूति रखने वाले जो लोग थे उनकी अगुवाई में किया गया था। क्लियर। और ये इसका उद्देश्य था हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना। सर विलियम वेडरबर्न की बात करें तो इसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए
पहला 1889 ईस्वी का बंबई अधिवेशन और दूसरा 1910 ईस्वी का इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? यह मौद्रिक नीति समिति का काम होता है। आवश्यक जो नीतिगत ब्याज दर होता है मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो तय करता है मौद्रिक नीति समिति। क्लियर? मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर का उपयोग जो है वो निर्धारण मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है, जिसे एमपीसी कहा जाता है। यह जो है 2016 में संशोधित किया गया था। हालांकि एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति का गठन आरबीआई अधिनियम 1934 ईस्वी की धारा 45 के जेड-बी के तहत केंद्र सरकार के अंतर्गत किया गया था। इसे संशोधित करके 2016 में नया संशोधित करके इसमें बनाया गया कि अब जो है मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति का गठन का अधिकार होगा, यानी 6 सदस्यीय समिति यह बना दिया गया 2016 में संशोधित करके। मूल रूप से 1934 ईस्वी में इसका गठन किया गया था आरबीआई अधिनियम के तहत। क्लियर? और इसकी चर्चा धारा 45 के जेड-बी में किया गया है। धारा 45 जेड-बी में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। धारा 45 जेड-बी के अनुसार एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति जो है वो 6 सदस्यीय होंगे, जिसमें आरबीआई गवर्नर के पदेन अध्यक्ष के रूप में मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होगा और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होंगे। तो कुल मिलाकर 6 सदस्यों वाली एक कमेटी संशोधित करके 2016 में इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत कहा गया है? अब ध्यान दें कथन पर। यह एक अर्ध नागरिक निकाय है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, गलत कथन का पता लगाना है। यह एक अर्ध नागरिक निकाय है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, ये तो सही कथन है वित्त आयोग के बारे में। दूसरा है, आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्त करने होने के लिए बाध्य होते, पात्र होते। बिल्कुल सही है। तीसरा है, आयोग के अध्यक्ष को अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। जी नहीं, आयोग का जो अध्यक्ष होगा, क्लियर, आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसके लिए विशेष ज्ञान होना चाहिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये जरूरी नहीं। तो यही वित्त आयोग के बारे में जो है वो सही कथन है। अब बाकी है, आयोग के सदस्य अपने आदेश में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए कार्यालय रखते हैं। बिल्कुल सही है। देखेंगे वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया। यानी पहला वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि फलना वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सभी को क्रम से याद रखेंगे। KC नियोगी, के संतानाम, AK चंदा, PV राजमंडल, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी। सेलर चौहान सालवे, पंत ने खुसराव का आशीर्वाद दिया रंगराजन को, और विजय हो गए बाईबी रेड्डी, और अंतिम में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हुए। क्लियर? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालीन सदस्य होते हैं जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं। संविधान के अनुसार वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं इसकी योग्यता का निर्धारण जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियन पक्षी प्रवास भारत के आते हैं? कांवड़ पक्षी विहार। कांवड़ पक्षी विहार बिहार का पहला रामसर स्थल था, पहला आर्द्रभूमि स्थल था बिहार का कांवड़ पक्षी विहार, और इसे पक्षी विहार का दर्जा जो है वो 1987 ईस्वी में दिया गया था। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे यह भारत का 39वां रामसर साइट है। कांवड़ झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल यानी वेटलैंड एरिया की झील है। कांवड़ पक्षी विहार में साइबेरियन प्रदेश से आई साइबेरियन क्रेन का प्रवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेगूसराय में स्थित है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? वो है असम राज्य के सरकार ने। असम राज्य के सरकार जो है वह असम के सिख समुदाय के रीति रिवाजों को मान्यता देने के प्रतीक के रूप में असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2023 तैयार करने का निर्णय लिया है। असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2023 की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है जो असम में रहने वाले सिख समुदाय के 20,000 से अधिक समुदाय यानी सदस्यों की अनूठी परंपरा का सम्मान करता है। यह उनके विवाहों के स्थापन और पंजीकरण को बढ़ाने के लिए नियम निर्धारित करेगा।
2009 का आनंद विवाह अधिनियम सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि यह आनंद नामक सिख विवाह समारोह के अनुसार संपन्न विवाहों को मान्यता देता है और मान्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अचिल गिलाड के द्वारा या अकिल गिलाड के द्वारा किया गया था। जनसांख्यिकी का पहला प्रयोग। अब ये जो अचिल गिलाड थे वो बेल्जियम के सांख्यिकीविद थे और इन्होंने जनसांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1855 ईस्वी में किया था। हालांकि आधुनिक जनसांख्यिकी की उत्पत्ति आमतौर पर 1662 ईस्वी में प्रकाशित मृत्यु दर के बिल के जॉन ग्रांट के मात्रात्मक विश्लेषण में किया गया था। जनसांख्यिकी क्या होता है जरा इसको समझिएगा। तो मानव आबादी का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है इसी को जनसांख्यिकी कहा जाता है, जिसका प्रयोग सबसे पहले बेल्जियम के सांख्यिकीविद अचिल गिलाड के द्वारा 1855 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 का उपयोग यानी किसका उपयोग समय के साथ रहने की लागत में परिवर्तन की निगरानी करने के लिए किया जाता है। वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग जो है वो साथ रहने की लागत में परिवर्तन की निगरानी के लिए किया जाता है। अब ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है जरा इसको समझिएगा। सीपीआई जिसे कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक होता है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना के लिए की जाती है। चलिए फिर जा देंगे ऑप्शन नंबर सी में, थोक मूल्य सूचकांक जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। यह एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तु सिलेक्टेड जो गुड्स होते हैं उसके सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये उत्पादक मूल्य सूचकांक क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है उत्पादक मूल्य सूचकांक या निर्माता मूल्य सूचकांक। एक मूल्य सूचकांक होता है जो घरेलू उत्पादकों द्वारा उनके उत्पादन के लिए प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी नए घरेलू स्तर पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य के सापेक्ष मौद्रिक मूल्य का माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई की गैस एक मिश्रण होता है किसका, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है। इसकी खोज 1912 ईस्वी में डॉक्टर वाल्टर स्नेलिंग के द्वारा किया गया था। एलपीजी जो है वो एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस होता है, जो इसलिए इसके रिसाव, क्योंकि यह एक गंधहीन है, गंध नहीं इसमें होता, तो इसलिए इसके रिसाव के समय दुर्घटना से बचना है तो इसके लिए इसमें मिथाइल मरकैप्टन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण इसमें दुर्गंध आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था, वो है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था और डिजाइन किया गया था। ENIAC था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जे प्रेस्पर स्कॉट और जॉन मुचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1946 ईस्वी में किया था, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं किया गया था। इस ENIAC का सबसे पहला प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु इसकी कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन ही ये सेट प्रैक्टिस के लिए था। आज के ये सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को और बढ़िया बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।